नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम इस हफ्ते बात करेंगे कि 2025 किसके नाम रहा, कौन भारी पड़ा, कौन जीता, कौन हारा। और इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद और आपके सभी दर्शकों को 2026 और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राजीव, हमने पिछले साल भी जब ईयर एंडर में आपसे बात की थी तो 2024 जो साल था, वो कहीं न कहीं राहुल गांधी के नाम रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो लीडर ऑफ अपोज़िशन बने थे, या एक लग रहा था कि वो अपोज़िशन वापसी कर रहा है, जो बिल्कुल 10 साल तक गायब था। लेकिन 2025 में वापस पासा पलटा हुआ दिखता है कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव भी जीते हैं और जो उनकी पॉलिसीज़ पे भी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं दोनों लोगों के बीच में तुलना करूं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में किसका साल रहा 2025? देखिए, 2025 मैं समझूंगा कि गुजरात भाजपा और पॉलिटिकल इंडिया की जोड़ी नंबर 1 कर रहा है। मो शाह, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि 2024 में एक तरह से सवाल उठ रहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि मोदी के प्रधानमंत्री मोदी पूरा 5 साल का कार्यकाल कर पाएंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे आफ्टर मोदी कौन। विपक्ष के लोग कह रहे थे ये सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसके बाद जिस तरह से पहले तो 2024 के अंत में हरियाणा और महाराष्ट्र, लेकिन इस साल भी दिल्ली और फिर बिहार में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुझे लगता है कि आपको मानना पड़ेगा कि ये मो शाह का साल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक ये जो सवाल उठ रहे थे आफ्टर मोदी हु, ये सवाल बहुत कम लोग अब उठाते हैं इस समय। लोग जानते हैं कि 2029 तक तो कोई बदलाव तो होने नहीं वाला इस सरकार में। और अमित शाह विशेषतर मैं समझता हूं, क्योंकि उन पर सवाल उठ रहे थे कि चाणक्य जो मीडिया उनको बना रही थी 2024 के बाद, लोग पूछ रहे थे ये चाणक्य है तो क्या हुआ, 400 पार कहां गए। अब लोग मानने लगे कि अभी भी अमित शाह जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है, उसमें साम दाम दंड भेद जो भी हो। लेकिन और जिस तरह से अब भाजपा के नए अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन का भी ऐलान हुआ है, चुनाव ये सब अमित शाह है। पंकज चौधरी को यूपी में भाजपा का अध्यक्ष बनाना अमित शाह का हाथ नजर आता है। तो अमित शाह ने अपनी एक तरह से पॉलिटिकल पकड़ कहिए, पावर कहिए, संगठन पर जो उनका दबदबा है, वो एक तरह से एक बार फिर वो दिखाया है। और नरेंद्र मोदी ने ये दिखाया कि जहां तक प्रधानमंत्री का पद है, देयर इज नो वेकेंसी फॉर नाउ। तो मैं समझता हूं कि ये साल मो शाह का रहा है। नहीं, तो जो आप बात कर रहे हैं कि मो शाह का साल रहा है, और जो पहले सवाल उठ रहे थे कि मोदी जी अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एक बात ये भी हुई कि आरएसएस और बीजेपी में भी जो संघर्ष कह लीजिए, तनाव की खबरें आती थी। फिर भागवत जी को खुद ही कहना पड़ा कि नहीं भी 75 साल की कोई सीमा नहीं है, या उन्होंने कह दिया कि बीजेपी तय करेगी कि कौन उत्तराधिकारी होगा। तो आरएसएस के मोर्चे पर भी बीजेपी तो भारी पड़ी इस साल। जी हाँ और ना। देखिए, पर्दे के पीछे बहुत कुछ, एक क्या कहते हैं, एक ज्वालामुखी की तरह बहुत कुछ हो रहा है। कई लोगों से अगर आप प्राइवेटली पूछे तो वो या तो नाराज हैं या दुखी हैं। उनको लगता है कि सभी सत्ता जो है 2 या 3 लोगों में केंद्रित है। ये आरएसएस के लोगों से भी अगर आप पूछे तो वो भी कहते हैं कि ये सत्ता का एक तरह से जो केंद्रीकरण हो रहा है वो पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो पर्दे के पीछे कहते हैं, आगे नहीं कह पाते हैं। आगे जो लोग कहते हैं वो है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे नेता नंबर 1 है। तो जो 2024 में नजर आया कि आरएसएस और बीजेपी में तनाव है और उस तनाव के वजह से कुछ शायद यूपी जैसे राज्य में या महाराष्ट्र में लोकसभा में उनको सेटबैक हुआ। मुझे लगता है कि आरएसएस भी जान गया है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी का कोई उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। वो जान गए हैं कि जहां तक चुनावी रणनीति है, अमित शाह को आपको मानना पड़ेगा, वो एक तरह से नेता नंबर 1 बन गए हैं। तो आरएसएस ने बैकसीट नहीं ली है, लेकिन मोदी जी और आरएसएस के बीच में कुछ ना कुछ एक समन्वय एक बार फिर नजर आता है, जहां आरएसएस अपना काम करता है। और हमने देखा है चुनाव में भी पूरी तरह से बीजेपी को वो आरएसएस के कार्यकर्ता सहायता देते हैं। और ये जो इशू था कि नेता कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा,
ये मुझे लगता है इस पर अब तय है कि मोदी शाह डिसाइड करते हैं। जरूर आरएसएस से थोड़ा बहुत सलाह मशवरा होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जिस तरह से खास करके वर्किंग प्रेसिडेंट का लिया गया, उससे लगता है कि आप मोदी शाह को टक्कर पब्लिकली तो आप कोई नहीं दे सकता। कई मंत्री नाखुश हैं प्राइवेटली, वो समझते हमें कमजोर करने की कोशिश की गई है, हमें उस तरह का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन पब्लिकली सब मानते हैं कि मोदी के बगैर ये बीजेपी की जो इंजन है वो आगे नहीं बढ़ पाती। नहीं तो राहुल गांधी फिर कहाँ पीछे छूट गए? मतलब इस साल ये तो उनका मोमेंटम आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन कमोबेश वो वहीं पहुंच गए राजदीप, जो 2024 के चुनाव के पहले उनकी स्थिति थी कि वो चुनाव नहीं जितवा सकते हैं। उनके मतलब आइडियाज़ उनके ठीक है, मतलब वो एजेंडा एक तरह से, जैसे वोट चोरी से भी एक एजेंडा तो सेट हुआ इस साल, नैरेटिव सेट हुआ, लेकिन वो वोट नहीं दिला पा रहे हैं। तो राहुल गांधी कहाँ पिछड़ गए इस साल फिर? ये बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मुझे कहीं लगता है कि राहुल गांधी की दुविधा वही है, जैसे आपने कहा, उनके कई आइडियाज जो है वो कई चीज, अभी देखिए पॉल्यूशन का मामला उन्होंने ही पहले उठाया, अब बाकी सब लोग पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। वोट चोरी जो है, मुझे लगता है वो मुद्दा जरूर नैरेटिव बना, लेकिन उससे आप वोट नहीं ले सकते। देखिए, यही तो कांग्रेस की मुसीबत है जिसमें राहुल गांधी भी फंस गए। एक तो है कि एक आइडिया देना, दूसरा वो जमीन तक पहुंचाना, संगठन को मजबूत करना। बार बार हमें कहा गया कि 2025 जो है वो कांग्रेस का संगठन का साल है। कहां है संगठन? कई राज्यों में अभी तक संगठन कमजोर है। महाराष्ट्र का आप उदाहरण दीजिए। अब जहां एक समय तो कांग्रेस बिल्कुल डोमिनेंट पार्टी थी, जब तक आप संगठन मजबूत नहीं करेंगे, राहुल गांधी जितना भी प्रयास करे उसका कोई असर नहीं होने वाला। दूसरी बात, आप केवल नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की नहीं कर सकते। आप विपक्ष के नेता होकर आपको बाकियों को भी साथ लेकर जाना पड़ता है, और ये कमजोरी रही है कि आपने कई लोगों को एक तरह से साथ लेकर अपना एजेंडा आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। और जब तक विपक्ष एक साथ नहीं आ पाएगा, आप चुनाव पर भी असर नहीं कर पाएंगे। अब मैं पिछले ही दिनों गोवा में जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के, उसमें अगर विपक्ष एकजुट होता, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, तो शायद जीत पाती। लेकिन हर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है, और वो नेतृत्व, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का वो नेतृत्व की का जो अभाव है, इस वजह से मुझे लगता है राहुल गांधी कहीं कमजोर पड़े हैं। उन्होंने आइडियाज दिए हैं, उन्होंने विचारधारा की लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, लेकिन केवल विचारधारा की लड़ाई से नहीं होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी के पास साधन है, रिसोर्सेज है। अभी एक रिपोर्ट आया है, 82% ट्रस्ट के पैसे बीजेपी को जाते हैं। तो विपक्ष को आसान नहीं है एकजुट करा, क्योंकि एक तो ईडी का डर है, आईटी का डर है, वहीं पैसे भी आपको कम मिलते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी सरकार के साथ है। इन सब के बावजूद मुझे लगता है राहुल गांधी अगर सबको साथ लेकर संगठन को मजबूत करते तो उनके चांसेस थोड़े बढ़ते। आप देखिए ना, साल के एंड होते होते कुछ लोग कह रहे हैं इस प्रियंका बेटर चॉइस। पहली बार इस पार्लियामेंट सेशन के बाद ये बात सुनने को आई, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को हमें आगे करना चाहिए। ये तो आवाजें मैंने एक साल पहले नहीं सुनी थी। एक साल पहले तो सब कह रहे थे राहुल गांधी हमारे नेता है। तो जरूर मुझे लगता है राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि उनका रोल क्या है। क्या वो केवल विचारधारा और विचारों की लड़ाई कर रहे हैं, या संगठन को मजबूत करने से बाकियों को साथ लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी मुझे लगता है उन्हें यश मिल सकता है, क्योंकि नहीं तो बीजेपी की जो इलेक्शन मशीन है उसको टक्कर देना बहुत मुश्किल है। नहीं तो राजीव, आपने जो प्रियंका गांधी का ज़िक्र किया, तो वो उसको हवा कहाँ बीजेपी से भी मिली। जैसे किरण रिजिजू ने आपके इंटरव्यू में कहा कि भाई प्रियंका से बातचीत हो सकती है, वो मतलब ओपन है बातचीत के लिए, राहुल गांधी नहीं है। फिर प्रधानमंत्री ने चाय पी ली, उसमें मतलब प्रधानमंत्री तो हर बार बुलाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी से उन्होंने बात कर ली, प्रियंका गांधी ने भी उनसे बात कर ली। फिर अब इमरान मसूद ने पहले कह दिया कि प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री होती तो बांग्लादेश में ये हाल नहीं होता, फिर वो पीछे हट गए। तो ये अचानक से जो जो चैटर हो रहा है, आपको लगता है कि आने वाले साल में ये बढ़ेगा, या क्या है इसके पीछे? देखिए, दो तीन बातें मिलिंद। एक तो है कि कांग्रेस थोड़ी डिमोरलाइज्ड है, जिस तरह से लगातार चुनाव हारे। 2024 के बाद कांग्रेस की गलती क्या हुई कि उनको लगा हमें 99 सीट आ गई, और उन्होंने एक ऐसा एक माहौल बनाया कि जैसे उनको 272 आ गई।
तो उनको लगा अब तो हम हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस फंस गई। अब एक 2024 में ओवर कॉन्फिडेंस, इस बार डिमोरलाइजेशन की, लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो रहा है, हम तो जो भी प्रयास करे वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है। अपने अंदरूनी देखकर ये नहीं कह रहे कि हमारा संगठन इतना कमजोर क्यों हुआ है। तो एक वो कारण है जिसकी वजह से अब कांग्रेसी भी कह रहे हैं यार कुछ और, अगर कुछ नया क्या कर सकते हैं जिससे पार्टी में एक बार फिर एक ऊर्जा आ जाए। इसलिए कभी कभी प्रियंका गांधी वाड्रा की बात आती है। जहां तक ये बात, क्या ये अगले साल में इसको और तेजी मिलेगी, ये चुनाव पर है। कांग्रेस के सामने एक मौका है। केरल में जो लोकल बॉडी चुनाव हुए उससे लगता है कांग्रेस को पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि केरल में अगर वो सेल्फ गोल ना करे तो जीत सकते हैं। तमिलनाडु में वो डीएमके के साथ है, जो पार्टी वहां पावर की है। असम में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं कांग्रेस को। बंगाल में तो कांग्रेस को कोई चांस नहीं है, वहां जो भी होगा ममता बनाम बीजेपी होगा। फिर उसके बाद उत्तराखंड आता है। वहां भी चर्चा है कि एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस भुना पाएगी। पंजाब, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या कांग्रेस उनको भुना पाई? गोवा, वहां एंटी इनकम्बेंसी है, उसको भुना पाएगी? तो कांग्रेस को पिछले अगले 14 महीने के में अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है अपने आप को रिवाइव करना। अगर नहीं कर पाती है तो जरूर ये आवाजें जो है वो और तेज होगी कि यार कुछ नया चाहिए। राहुल गांधी पिछले 10-11 साल से हमारा एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। अगर बार बार चुनाव हारते हैं तो ये सवाल होगा जो पिछले साल सवाल हुआ था, आफ्टर मोदी हु, इस साल सवाल हो सकता है आफ्टर राहुल हु। तो ये जरूर, अगर कांग्रेस अच्छा करती है चुनाव में तो बात अलग होगी, लेकिन अगर हर राज्य फिर से हारने लगती है तो फिर जरूर आवाजें उठ सकती है कि वी वांट समथिंग न्यू। हालांकि कांग्रेस में ये आवाजें बड़ी दबी हुई होती है, लेकिन जब चुनाव लगातार आप हारते हैं तो कौन जाने कल क्या हो। नहीं तो सबसे आखिर में राजदीप, जो आपने इस साल होने वाले 4 चुनावों का जो ज़िक्र किया, तमिलनाडु, बंगाल, असम और केरल, तो बीजेपी के लिए तो इसमें सिर्फ़ असम ही उनको डिफेंड करना है, बंगाल में शायद वो गेन कर सकते हैं और बाकी 2 राज्यों में उनका कोई विशेष स्टेक उस तरह से नहीं, कम से कम सरकार बनाने के लिए। वहीं कांग्रेस के लिए जैसा आपने कहा केरल और असम है। पर इन चारों राज्यों का अगर आप सिलसिलेवार बताएँ कि क्या लग रहा है आपको? अभी बहुत जल्दबाज़ी है कि कौन आपको अभी आगे दिख रहा है? अभी मतलब मैं जब जनवरी की बात कर रहा हूँ तब अभी भी समय है 4-5 महीने का। लेकिन इन चुनाव में आपको क्या लगता है कि किसको एडवांटेज होगा? मैं कहता हूं मिलिंद, ये साल 2026 मेक और ब्रेक है विपक्ष के लिए। मेक और ब्रेक, जियो या मरो। क्योंकि हर राज्य में देखिए, केरल में तो असली लड़ाई लेफ्ट बनाम कांग्रेस है, जो दोनों इंडिया अलायंस के, तो जो भी जीते वो इंडिया अलाय होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल से लेफ्ट की सरकार रही है, और अगर अब भी नहीं जीत पाते हो तो कांग्रेस और भी किनारे पर केरल में भी हो सकती है। फिर रहा तमिलनाडु, डीएमके इज आई थिंक पार्टी नंबर 3 इन या पार्टी नंबर 4 है लोकसभा में। और डीएमके के लिए ये अस्तित्व, डीएमके के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई है तमिलनाडु की लड़ाई। और उसमें एक नया फैक्टर आया है, एक्टर विजय। जो लेटेस्ट पोल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक विजय अच्छा कर रहे हैं। कुछ पोल तो उनको 20% तक दे रहे हैं। अगर 20% विजय को मिलते हैं तो इसका मतलब है जरूर कुछ ना कुछ चर्निंग हो रही है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में। अब वो किसको फायदा पहुंचाएगी ये बात अलग है, लेकिन विजय इज द बिग एक्स फैक्टर ऑफ तमिलनाडु पॉलिटिक्स। एक एक्टर जो ओवरनाइट एक पॉलिटिशियन बन गया है। फिर आते हैं असम। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पकड़ तो बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब गौरव गोगोई एक नए पीढ़ी के नेता है, क्या वो उसको कितना भुना पाएंगे? और कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है? संगठन के बगैर आप हेमंत बिस्वा शर्मा या भाजपा को नहीं हरा सकते। तो मैं कहूंगा इस समय लगता है एडवांटेज बीजेपी इन असम, क्योंकि कांग्रेस को संगठन मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो होती है 10 साल के बाद, क्या उसको कितना भुना पाएगी? रही बंगाल की बात, वहां भी ममता बनर्जी 15 साल से हैं, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। इसमें तो कोई इसमें मुझे लगता है ये क्लियर है। लेकिन क्या बीजेपी में उस तरह के नेता हैं? क्या बीजेपी का संगठन उतना मजबूत है? क्योंकि ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी हुई नेता है, मास लीडर है। मास लीडर को हराने के लिए आपको एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसे लेवल पर पहुंचानी पड़ेगी जहां लोग कहते हैं कि हमें
बिल्कुल बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, जिस तरह से लेफ्ट को झेलना पड़ा था 2011 में। क्या वैसी स्थिति आई है, ये अनसर्टन है अभी। तो मुझे लगता है बंगाल में ममता को टॉपल करना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी को लगेगा कि अगर हम ये हिंदुत्व कार्ड कितना खेल पाएंगे बंगाल में, क्योंकि एक तरफ है बांग्ला नेशनलिज्म, दूसरी तरफ है हिंदुत्व, तो टक्कर तो होगी इस बार। लेकिन क्या बीजेपी ममता को टॉपल कर पाएगी, क्योंकि ममता जमीन से जुड़ी हुई है, मुश्किल है कहना। लेकिन कुल मिलाकर अब अगर आप चारों राज्यों को देखें, तो ऑपोजिशन के लिए ममता को यह दिखाना पड़ेगा कि वो ऑपोजिशन की एक लीडिंग नेता है, क्योंकि अगर हारती है बंगाल तो फिर टीएमसी भी बिखर सकती है, डीएमके की भी वही हाल है तमिलनाडु में, और लेफ्ट और कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है केरल, खासकर की कांग्रेस के लिए। तो भाजपा के लिए ये साल इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता। भाजपा ने जो भी हो, भाजपा ने ये इस साल दिखा दिया 2025 में कि हम देश के नंबर 1 पार्टी हैं, और जो 2024 में जो हमारे खतरे के जो बादल मंडरा रहे थे वो अब चले गए हैं। भाजपा में जो लड़ाई होगी वो एक ऐसे मौके पर होगी 2027 के बाद, अगर जो यूपी के चुनाव होंगे वो मुझे लगता है भाजपा के लिए की चुनाव है, क्योंकि अगर योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर आते हैं तो क्या वो नेशनल लीडर बनेंगे, क्या वो अपने आप को किस तरह से पोजीशन करेंगे, ये इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन वो 2027 की बात होगी। 2026 मेक और ब्रेक ईयर फॉर ऑपोजिशन एंड इंडिया अलायंस। अगर ये यहां भी हार गए तो ये इंडिया अलायंस वैसे ही कमजोर हुआ है, वो और भी कमजोर होगा, और बीजेपी को लगेगा कि हम मोमेंटम पूरी तरह से हमारे साथ है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद राजदीप इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर। उन्होंने 2025 और 26 के बारे में बात की हमसे। 2025 राजदीप के मुताबिक क्लियरली मो शाह का, यानी अमित शाह और मोदी का साल रहा है। बीजेपी पार्टी नंबर 1 रही है, और 2024 के अंत में जो सवाल उठ रहे थे लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि बीजेपी कमज़ोर हो रही है, उसका इस बार मुंहतोड़ जवाब जो है बीजेपी ने दिया है। रही बात 2026 के लिए, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए खोने के लिए सिर्फ असम है, जबकि विपक्ष के पास जो है खोने के लिए बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल में हालांकि दोनों इंडिया अलायंस के ही पार्टनर है, लेकिन वहाँ कांग्रेस के लिए जीतना बहुत ज़रूरी होगा अगर वो अपने आप को प्रासंगिक बना के रखना चाहती है। तो साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।